हेलो एवरीवन। हाय चंदू। आप आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग में। हम हर फ्राइडे मिलते हैं 9 से 10:30 बजे और हमारी 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन की रीडिंग चालू है। पिछले हफ्ते हमने स्टेप 4 का आधा पार्ट किया था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो क्विकली मैं प्रियम्बल पढ़ लेता हूँ। The A Preamble. Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength, and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. The only requirement for membership is a desire to stop drinking. There are no dues or fees for A membership. We are self-supporting through our own contributions. A is not allied with any sect, denomination, politics, organization, or institution. Does not wish to engage in any controversy, neither endorses nor opposes any causes. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. सो दोस्तों, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग की। भूषण, Yes, वहीं से thank शुरू you, करना है, Chandu. पेज 47। ओके, आपका रीडिंग। Before we go to page 47, I would like to थोड़ा सा page 46 का एक बात एक highlight हमारा रह गया था. I just wanted to share on that. तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ. अभी जिस प्रकार से चंदू ने हमारा प्रियम्बल पढ़ा, वो म्यूचुअल फंड के पहले जो प्रिकॉशनरी मैसेज आता है ना, अपने रिस्क पे करो करके, उस टाइप का लगा. वो इतना फास्ट में पढ़ दिया वो. सो बट एनीवे, थैंक यू चंदू. तो मैं आई आई वांट टू ब्रिंग एवरीबडी टू दैट पार्ट. पेज 46 पे काम यट रियलिस्टिक स्टॉक टेकिंग के बारे में बात हो रही थी. यानी शांतता से और रियलिस्टिक, यानी जो सही है, जितना हुआ है उतना ही, ज्यादा उसको रंगीन बनाने की जरूरत नहीं है, कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है. तो शांत तरीके से और रियलिस्टिक तरीके से ये स्टॉक टेकिंग करना ये जरूरी है. तो यहाँ पर एक बात का जिक्र किया था जो हमारे लास्ट टाइम के शेयरिंग में रह गया. वो बात थी कि जैसे हमारी लायबिलिटीज का हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इनका पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग एसेट्स का भी असेसमेंट कर रहे हैं. क्यों? अगर मेरे में सिर्फ बुराइयां होती तो क्या मुझे कोई बर्दाश्त करता? अगर सिर्फ मेरे में हवस होती, सिर्फ मेरे में नफरत होती, सिर्फ मेरे में रिजेंटमेंट होती, सिर्फ मैं लोगों की बुरे के पीछे ही पड़ा हुआ रहता, तो यार मुझे लोग कोई बर्दाश्त ही नहीं करते थे. ऐसा नहीं है. ऑलवेज जैसे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, ये कोई भी एक एक्सट्रीम नहीं होता. इज अ मिक्स. हम लोग हमेशा शेड्स ऑफ ग्रे में होते हैं. तो हमारे अंदर कुछ बुराइयां थी, तो साथ ही साथ हमारे भीतर कुछ अच्छाइयां भी थी. अब स्पॉन्सर जब भी आपके साथ में काम कर रहा है, आपको फोर्थ स्टेप करने के लिए इनकरेज कर रहा है, और आपके डिफेक्ट्स या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या अ, जो हमारा जो भी हमारे सब कॉन्शियसली हम लोगों ने जो भी लायबिलिटीज इकट्ठा की हुई है, इनके तरफ जो भी ध्यान दे रहा है, तो साथ ही साथ में वो हमारी एसेट्स की तरफ भी बात देता है. मुझे याद है जब भी मैं मेरा स्टेप वर्क चालू था, और मैं ऐसे ही मतलब नौकरी गए में थी, बीवी का डिवोर्स की बातें चल रही थी, बच्चे को मुझे मिलने को नहीं दिया जा रहा था, माँ बाप मेरे से पिछले 6 महीने से बात नहीं कर रहे थे, और अभी मेरी शराब रुक गई थी. अभी अ, मेरे अंदर शराब नहीं थी. मेरे अंदर के दर्द को कम करने के लिए, उसको, मेरे अंदर की परेशानी, मेरे अंदर की एंजाइटी, मेरे अंदर के फियर को सहलाने के लिए अभी कोई एनेस्थेटिक नहीं बचा था. तो मैं ये सेल्फ हेट्रेड में जा रहा था. मुझे याद है सुबह 5 बजे उठता था ठंड वाले दिनों में, और ठंडे पानी से नहाता. आई वॉज
पनिशिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को तकलीफ दे रहा था, अपने आप को पनिश कर रहा था। ये जो भी मैं हूँ, जो भी जैसा भी हूँ, वो मुझे ही पसंद नहीं आ रहा था, और मैं अपने आप को पनिश कर रहा था। और तभी मेरी बात हुई थी मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उनके साथ में, और वो मुझे बताते थे कि भूषण, खाली खुद को गाली मत दे, खाली खुद की बुराइयों को मत देख, तेरे में अच्छाइयां थी, इसके लिए माँ बाप को तेरे में फ्यूचर नजर आया। तू एक अच्छा बच्चा था, एक अच्छा पढ़ाई करने वाला, अच्छा खेलकूद वाला करने वाला था, इसीलिए लोगों की उम्मीद थी। तूने अच्छा एजुकेशन किया, अच्छा जॉब तेरे को इसीलिए मिला क्योंकि तेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी, तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। तूने जॉब में जल्दी प्रमोशन हासिल की क्योंकि यू वर पैशनेट अबाउट योर वर्क। तू जो भी काम करता था दिलो जान से काम कर रहा था, और सब कुछ भूल भाल कर रहा था, इसके वजह से तेरी तरक्की जो है वो जल्दी हुई। तेरा जब भी नौकरी तेरा कोई भी नॉर्मली शराब पीकर काम पे एक बार आएगा तो तभी उसको शो कॉज नोटिस मिलके शायद दूसरी बार आ गया तो उसको टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन तेरी शराब को लोगों ने सालों तक बर्दाश्त किया क्योंकि शराब पीने के बावजूद भी उनको एक बात का यकीन था कि ये आदमी में कुछ हुनर है, इस आदमी में कुछ टैलेंट है, ये कुछ कर सकता है जो बाकी एवरेज आदमी नहीं कर सकता। भले ये थोड़ी शराब पीता होगा लेकिन इसके लॉयल्टी के बारे में कोई डाउट नहीं है, इसके परफॉर्मेंस के बारे में कोई डाउट नहीं है, इसके रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में कोई डाउट नहीं है। तो ये सब चीजें लोगों को दिखती थी, इसीलिए लोगों ने तुझे बर्दाश्त किया। मेरे बीवी के संबंधों के बारे में वो बात करते हैं, बोलते कॉलेज में तुम लोग 3 साल एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, और वो दोस्ती में से प्यार हुआ, और वो प्यार में से शादी हुई। तेरे लिए वो उसने अपने माँ बाप से झगड़ा करके, वो मतलब वो गुजराती मैं मराठी, फिर भी उसने झगड़ा करके पूरे फैमिली के खिलाफ जाके मेरे साथ शादी की। तो ये अगर कोई तो थर्ड क्लास ही इंसान होता था या तो बुरा ही इंसान होता था, तो कोई तेरे लिए इतना त्याग नहीं करता, लोग बच के छूट के निकल जाते तेरे जिंदगी में से। बट लोगों ने तेरे साथ में रहना चाहा, तेरे को सुधरना चाहा, क्योंकि इनहेरेंटली सबको पता था कि अगर ये आदमी शराब नहीं पिए तो ये आदमी में दम है, ये अगर आदमी शराब नहीं पिए तो ये एक अच्छा आदमी है, ही हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। तो उनका कहना ये था कि ये जो अपने अंदर की खूबियां है, ये एसेट्स है, इनको तो नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जब हम लोग हमारे लायबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कल तेरी शराब आज बंद हो जाने के बाद में कल तेरे जिंदगी में ये जो एसेट्स है यही तेरे साथ में रहने वाले हैं, क्योंकि तेरी लायबिलिटीज तो निकल जाएगी, एंड दीज एसेट्स आर गोइंग टू मेक यू शाइन इन योर सोब्राइटी। बोलता है तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो सब चीजें तू हासिल कर पाएगा, क्योंकि उतना तेरे अंदर एसेट्स है, उतना तेरे अंदर दम है। सो इट वॉज सो रीएश्योरिंग जब ही मैं सोच रहा था कि यार उम्र की 28वें साल में मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा कुछ नहीं बचा हुआ है। और वो टाइम पे उसने मुझे जब ये बात बताई तो मेरे को ऐसे लगा कि इट मेक्स सेंस। आई रिमेम्बर जब फादर जो ने मेरे साथ में एक दफा बात की थी, वो बोलते थे देख पुशन, जब भी तुम जीरो में खड़े हो ना तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं बोला कैसे फादर? तो बोलते हैं देख, देर इज नथिंग मोर टू लूज। आज तेरे पास घलाने के लिए और कुछ भी नहीं है, अभी जो भी है वो तूने पाना ही है, अभी जो भी है वो तूने नया लेना ही है, प्राप्त ही करना है। तो यहां से तेरा जो ग्राफ है वो ग्राफ ये हमेशा चढ़ता हुआ ही रहने वाला है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि तू दोबारा फिसले नहीं। तू खाली दोबारा तेरा ग्राफ रिवर्स तभी आएगा जब भी तू फिसल जाएगा, तो तू फिसले नहीं, इसका जो भी ख्याल है, इसके लिए जो भी करना है वो करना जरूरी है। बट टू अगर तेरे एसेट्स ने तेरे ऊपर काम करना है तो पहले तेरे अंदर की जो लायबिलिटीज है उनको समझना होगा, उनको उनके ऊपर काम करना होगा, उनको मिटाना होगा, तभी जाके तेरा जो ग्रोथ चार्ट है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था, ये पेज नंबर 47 में जाने से पहले।
Now over to you, Chandu. We can start with page 47. So, uh, Ravi, please, page 47, last paragraph. Okay. To see how erratic emotions victimize us often took a long time. We could perceive them quickly in others, but only slowly in ourselves. First of all, we had to admit that we had many of these defects, even though such disclosures were painful and humiliating. Where other peoples were concerned, we had to drop the word blame from our speech and thought. This required great willingness even to begin. But once over the first two or three, next page please, hurdles, the course ahead began to look easier, for we had started to get perspective on ourselves, which is another way of saying that we were gaining in humility. Of course, the depressive and the power driven are personality extremes, types with which AA and the whole world abound. Often these personalities are just as sharply defined as the examples given. But just as often, some of us will fit more or less into both classification. Human beings are never quite alike. So each of us, when making an inventory, will need to determine what is what his individual character defects are. Having found the shoes that fit, he ought to step into them and walk with new confidence that he is at last on the right track. Kushan, next paragraph. Yeah. No, let's wait here. So, बिल डब्ल्यू यहाँ पर ये जो पिछले 3 पैराग्राफ अगर हम लोग बारीकाई से देखते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन हमारे बीच में से कि पहले वी वर ब्लेमिंग अदर्स, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं जो शराब पी रहा था वो क्यों पी रहा था वो मैं खुद ही नहीं समझ रहा था। ना मुझे बीमारी का एहसास था, ना मेरे अंदर की ये जो मैल एडजस्टमेंट्स है इनके बारे में मुझे कुछ आइडिया था। तो होता क्या था, मुझे याद है मैं नरीमन पॉइंट में एक ऑफिस में काम करता था और वो ऑफिस में मैं मार्केटिंग हेड था वहां पर। और मैं वहां पर रोज पीता था, मतलब ऑफिस में जाने से पहले पीता था, मेरे ड्रॉवर में शराब रखी रहती थी, काम अच्छे से कर लेता था लेकिन मेरी शराब चल रही थी। एक दिन मेरे सभी जो सबॉर्डिनेट्स थे वो सब केबिन में आ गए और उन्होंने, पता है कि वी आर कंसर्न अबाउट यू, मुझे हम लोग को आपकी बड़ी चिंता लग रही है। तो पहले तो मैं डर गया कि ये क्यों आए सब ऐसे, मेरे शराबी के अंदर एक हमेशा से डर ही रहता है। और वो बोले कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम सभी पीते हैं लेकिन हम लोग शाम को पीते हैं, हम लोग एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार के पीते हो, आप मतलब सुबह से आप चालू हो जाते हो, क्या आपको कोई परेशानी है? तो अभी मैं सोचने लगा कि अभी इनको कौन सी परेशानी बताऊं तो ये साले चुप हो जाएंगे। इतने में एक ने मुझे पूछा कि क्या आपको कोई डोमेस्टिक इश्यू है, यानी कोई घर में पत्नी के साथ में कुछ समस्या है क्या? और मुझे लगा कि हाँ, ये बढ़िया आंसर है। और मैंने उनको बोलना चालू कर दिया, हाँ यार, मैं एक्चुअली मेरे बीवी को कॉलेज में मिला, हम लोग फ्रेंड्स हुआ करते थे, मेरी तो एक्चुअली शादी करने की इच्छा भी नहीं थी, मैं उसके प्यार व्यार में नहीं था, लेकिन मैंने हाँ बोल दी और अभी मैं शादी में फंसा हूँ, उस शादी में फंसा हूँ जिस शादी में मैं प्यार नहीं है मेरे पास। और वो अभी मेरे बीवी को समझ चुका है और शी इज अ बिग नैग, वो मुझे बहुत नैग करती है वगैरह वगैरह। अब ये स्टोरी मैंने ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बना दी। आई इजीली ब्लेम्ड माई वाइफ। उसी प्रकार से मेरे जो नॉन कलीग जो दोस्त थे, एक दिन एक दोस्त ने मुझे पूछा, अरे पूछन, पीना बहुत बढ़ चुका है यार, जब से तूने ये कंपनी ज्वाइन की है तू साले दिखाई नहीं देता और तू रोज पीकर ही रहता है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब मैं बोला नई कंपनी है, मैंने बोल दिया कि हाँ यार, मेरा बॉस ही बड़ा साला कमीना आदमी है, मेरा बॉस है इतना साला डिक्टेटर है और सब मैं मेरे काम का क्रेडिट वही ले लेता है,
एंड मतलब ही इज अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग। तो मैंने मेरे बॉस को ब्लेम कर दिया, क्योंकि एक्चुअली आई डिडंट नो व्हाई आई वाज ड्रिंकिंग। तो मुझे ऐसे लगता था जब भी कोई भी मुझे एक नया सवाल पूछता था तो मैं भी सोचने लगता था कि हाँ यार, शायद मेरा स्ट्रेस ज्यादा होगा, शायद मेरे ऊपर ज्यादा काम पड़ रहा होगा, शायद मेरे खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स हुई होगी, इसके लिए दूसरे का प्रमोशन हो गया, इसके लिए मैं पी रहा होगा, शायद मेरा बॉस हरामी, इसके लिए मैं पी रहा होगा, शायद मेरे माँ बाप ने मेरा संगोपन ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं ऐसा बना होगा, शायद मेरी बीवी मुझे नैक करती, इसके लिए मैं पिया होगा, शायद मेरे भाई का हमेशा अच्छा हुआ और मैं पीछे का पीछे रह गया, इसके लिए ऐसा हो। सो आई वॉज लुकिंग फॉर फॉल्ट आउटसाइड माई सेल्फ, कि मैं शराबी बना उसके लिए 100% कारण कुछ बाहर ही होगा, ये मेरा विचार हुआ करता था। BW पहले पैराग्राफ में वही कहता है कि वी वर ब्लेमिंग अदर्स, वी वर लुकिंग फॉर फॉल्ट्स आउटसाइड। फिर वो बोलता है कि जब भी हम लोग शांत बन जाते हैं और रियलिस्टिकली हम लोग अपने आप की तरफ देखने लगते हैं, तो हमें नजर आने लगता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं था। बाहर जो होता है वो हर एक की जिंदगी में होता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर था, हमारा इमोशनल रिएक्शन जो है, दैट इज अवर प्रॉब्लम। देखो, जॉब कई लोगों के जाते हैं, सब बेवड़े नहीं बनते हैं। जैसे मेरे बीवी की नैगिंग के वजह से मैं शराबी बन गया ये सोच रहा था, लेकिन मेरे झगड़ा करने की वजह से वो नहीं शराबी बनी थी। मेरे भाई के वजह से मैं ज्यादा पीता हूं ऐसा मैं सोचा, लेकिन मेरा भाई होने के नाते उसको ज्यादा पीने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, जहां मेरे को स्ट्रेस हो रहा था या मेरा बॉस कमीना था, वही बॉस और 50 लोगों का बॉस था, लेकिन वो लोग शराबी नहीं बन रहे थे। इसका मतलब ये था कि माई इमोशनल रिएक्शन वॉज इनकरेक्ट। मैं जो भी सामने वाले की जो करतूतें थी उसके प्रति मेरा जो भावनिक उथल पथल मेरे अंदर हो रही थी, वो इम्बैलेंस था, और वो इम्बैलेंस की वजह से मैं इम्प्रॉपरली वो सिचुएशन को, वो लोगों को इम्प्रॉपरली रिएक्ट कर रहा था। और फिर बिल कहता है कि ये दो टाइप के व्यक्ति हम लोग बन जाते हैं। एक, या तो हम डिप्रेसिव बन जाते हैं कि साला पुअर मी यार, मेरे दुनिया को मेरा विक्टिम बना दिया लोगों ने, मुझे विक्टिम बना दिया। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास स्किल था, मेरे पास में एबिलिटी था, लेकिन लोगों ने मुझे पॉलिटिक्स करके मेरा विक्टिम कर दिया। आइदर मैं उस तरफ चला जाता हूँ, या तो मैं पावर ड्राइवर बन जाता हूं। इसका मतलब मैं हर चीज मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही होना चाहिए। मैं 50 नौकरी बदलूंगा, मैं 4 बीवियां करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब कुछ होना चाहिए। सो या तो मैं डिप्रेशन पे चला जाता हूं, या तो मैं पावर ड्राइव पे चला जाता हूं। आइदर विच वे, ये दोनों जो पर्सनैलिटी एक्सट्रीम्स है, ये शायद हमें कई बार ये दोनों हमारे बीच में दिखाई देते हैं। कई बार हम इन बिटवीन यहाँ पर होते हैं, या सिचुएशन टू सिचुएशन, एक सिचुएशन में हम लोग पावर ड्राइव होते हैं, सबको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मेरे बीवी को कंट्रोल करूंगा। मुझे याद है, मैं खुद शराबी, मेरे बीवी की नौकरी थी, उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया। बच्चा हो जाने के बाद में मैं उसके पीछे लगा था कि तू नौकरी छोड़ और बच्चे का संगोपन कर। अरे वो मेरे को बोलती थी, मैं नौकरी छोड़ूंगा तो चलेगा कैसा, तू घर में 1 रुपया नहीं देता, पूरे का पूरा तो दारू पी जाता है, ये घर चलेगा कैसा। और मैं बोलता तू रुक दे, तू जॉब छोड़, फिर देख मैं क्या कर रहा। वो जॉब छोड़ के घर पे बैठ गई, और मेरा पीने का, मेरा तो बेसिकली ये सब स्टोरीज ही थी, मेरे सभी एक्सक्यूजेस थे। मेरा एक्चुअली मेरे पीने का इन सब चीजों से कोई ताल्लुक तो था ही नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कंट्रोल हर। मैं उसको कंट्रोल करना चाहता था, उसको डोमिनेट करना चाहता था, कि मैं बोलता हूं वो सुन, तो मैं ये करूंगा। यानी मैं हर जगह पे वो ट्रेड ऑफ करने का ट्राई कर रहा था। सो दोस्तों, बिल डब्ल्यू कहता है, ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर क्वाइट अलाइक, सो ईच ऑफ अस व्हेन मेकिंग एन इन्वेंटरी विल नीड टू डिटरमिन व्हाट हिज इंडिविजुअल कैरेक्टर डिफेक्ट्स आर। मेरे खुद के क्या तकलीफें है, ये आपको डिटरमिन करनी होगी। हैविंग फाउंड द शूज दैट फिट, ही ऑट टू स्टेप इनटू देम एंड वॉक विथ न्यू कॉन्फिडेंस। तो मेरा जब भी मेरा सही जब जूता मिलेगा, तभी मैं तो
फिट होगा और मैं उनमें से मुक्त होकर चल पाऊंगा. आई थिंक लकी हैज ज्वाइंड. आई सॉ द मैसेज. ओवर टू यू लकी. थैंक यू भूषण. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ. सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट. आई थिंक वेरी वेल शेयर्ड. चंदू अगला पैरा पढ़ ले तो देन आई विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. श्योर चंदू. लकी जी. या तो भूषण, आपने जो शेयर किया उसका मतलब लाइक शराबी सिर्फ सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होके सिर्फ सिंगल ट्रैक पे सोचता है, वन वे पे सोचता है, दोनों साइड नहीं सोचता. एनीवे, तो यहाँ पर जो बिल बताने की कोशिश कर रहा है वो ट्रांजिशन फ्रॉम ब्लेमिंग अदर्स टू रिफ्लेक्टिंग. जब भी हम लोग रिफ्लेक्ट करना चालू करते हैं तो या तो हम लोग सेल्फ पिटी में चले जाते हैं या तो हम लोग एग्रेसिव बन जाते हैं. और वो रिफ्लेक्शन के बाद में हमको रियलाइज आता है कि हमारा इमोशनल रिएक्शन जो है वो गलत है. और वो जो इमोशनल रिएक्शंस गलत जाने की वजह से हमारे दो पर्सनालिटी एक्सट्रीम नॉर्मली दिखाई देते हैं, या तो डिप्रेशन की तरफ या तो एग्रेशन की तरफ. अब ये सब जो भंडार है, ये सब भंडार, ये इमोशनल माल फंक्शनिंग के अंदर अलग 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 डिफेक्ट्स छुपे हुए हैं. लेकिन आप कोई वन साइज फिट्स ऑल टाइप का नहीं कर सकते हो. हर एक में ये कम ज्यादा तौर पर आपको अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट देखेंगे, जिनके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं. अगले पैराग्राफ्स में हम इनके बारे में जानने वाले हैं. सो अभी खाली उसकी ये बैकग्राउंड ये बना रहा है कि हमारे अंदर अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस कम ज्यादा मात्रा में होगी. जब आपका एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग खुद को आपको पता चलेगा तभी आपकी उसमें से मुक्तता होगी. okay, okay. Now, let's ponder the need for a list of more glaring personality defects all of us have in varying degree. To those having religious training, such a list would set forth serious violation of moral principles. Some others will think of this list as defects of character. Still others will call it an index of maladjustments. Some will quite annoyed if there is talk about immorality, let alone sin. But all who are in the least reasonable will agree upon one point, that there is plenty wrong with us alcoholics, about which plenty will have to be done if we are to expect sobriety, progress, and any real ability to cope with life. To avoid falling into confusion over the names these defects should be called, let's take a universally recognized list of major human failings, the seven deadly sins of pride, greed, lust, anger, gluttony, envy, and sloth. It is not by accident that pride heads the procession. For pride, leading to self-justification and always spurred by conscious or unconscious fears, is the basic breeder of most human difficulties, the chief block to true progress. Pride lures us into making demands upon ourselves or upon others which cannot be met without perverting or misusing our God-given instincts. When the satisfaction of our instincts for sex, security, and society becomes the sole object of our lives, then pride steps in to justify our access. Over to you, please. Yes, Lucky. या तो अब जैसे बिल ने भूमिका बनाई है, अब इसको थोड़ा सा खुलासा और करने की कोशिश कर रहा है. वो यहाँ पे हमको बता रहा है कि हर एक के पास अलग अलग प्रकार के दोष हो सकते हैं. इसके लिए कोई एक साँचा नहीं है जिसमें हम ए बी सी डी ऐसा करके डाल सके. हर एक को पहचानना है. अब आगे चलते हुए जब हम और थोड़े गहरे दोषों की तरफ जाते हैं जो कि हमारे में अलग अलग डिग्रीज में रह सकते हैं, उन दोषों की बात करें तो जो धार्मिक लोग हैं या जिनको धर्म में विश्वास है या धर्म की कुछ क्रिया को ट्रेनिंग ली हुई है, वो तो इन दोषों की तरफ देख के बोलेंगे ये तो बड़े गंभीर है, ये तो नैतिक प्रिंसिपल्स का, नैतिक तत्वों का ये तो बड़ा गंभीर वायलेशन है. कुछ इसको कैरेक्टर डिफेक्ट कहेंगे और कुछ शायद इसको
एक वर्णमाला कहेंगे कि मैल एडजस्टमेंट की, कि जहां पे मैं संतुलित नहीं हूं, असंतुलित हूं। कुछ लोगों को अगर हम बुरा लगेगा अगर हम अनैतिकता की बात करें या गुनाह की बात करें, बट ऑल सब ये बात तो मानेंगे कि हम शराबियों में बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ गलत है। और अगर हमारे को ये गलतियों को कुछ नाम आगे रखना हो, बोलता है अभी कि इनका नाम क्या करें, हम इनको नाम कैसे दें। इसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन की बात बताते हुए कहता है कि इन डिफेक्ट्स को मैं क्या नाम दूं। तो बिल यहाँ पे जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड अपने, जिनको हम 7 डेडली सिंस कहते हैं, ये बाइबल में भी लिखे हुए हैं और क्रिश्चियनिटी में इन टीचिंग्स का बड़ा महत्व है। तो वो हमारे स्वभाव दोषों को इन 7 गुनाहों में लाने की बात करता है। और उसमें पहला कहता है कि घमंड, दूसरा कहता है लालच, ग्रीड, तीसरा कहता है लस्ट, वासना, एंगर, क्रोध, ग्लटनी, खदाड़पना, एनवी, जलन, जेलसी, और स्लॉथ, आलस। अब इन सातों के साचे में कहीं ना कहीं तो हम अपने दोषों को बिठा सकते हैं। इसके लिए उसने ये 7 डेडली सिंस का एक ब्रॉड पैरामीटर अपनाया कि हमारे जो दोष हैं वो कहीं ना कहीं तो इसमें आएंगे ही। जैसे क्या डरा हुआ आदमी घमंडी नहीं हो सकता है? हो सकता है। आज मैं अपने अनुभव की तरफ देखता हूं तो बहुत जगह पे घमंड ने वो पूरे सिलसिले को शुरू किया जो बाद में जाकर के कहीं और खत्म हुआ। तो बिल यहाँ पे कहता है कि जब हम इनको पढ़ रहे तो सबसे पहले घमंड क्यों आया? प्राइड, ईगो। प्राइड को मैं घमंड कहूंगा यहाँ पे, शायद इसको कोई और भी नाम दे सकता है हिंदी में, लेकिन ये घमंड पहले क्यों आया? क्योंकि ये लीडर है। क्योंकि घमंड हमेशा हमको मैं सही हूं सेल्फ जस्टिफिकेशन करने को लगाता है, और उसके बाद में ये मेरे कॉन्शियस अनकॉन्शियस फियर से उत्पन्न हो जाता है। और यही मेरी परेशानियों का बेसिक उत्पत्ति करता है, घमंड, मेरा घमंड। और मेरा घमंड ही मेरा सबसे बड़ा पहला ब्लॉकेज है। मैं कह सकता हूं कि मेरी जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, चौथे कदम को लेकर के जो मैं एक व्यक्तिमत्व में बदलाव की तैयारी के लिए आगे चल रहा हूं, उसमें घमंड ये एक चीफ ब्लॉक की तरह है। घमंड मेरे से बहुत सारे डिमांड्स रखता है, मेरा ही घमंड। और वो डिमांड्स को पूरा करने के लिए मुझे मेरी उपजत प्रवृत्तियों का मिस यूज करना ही पड़ेगा। अब जैसे मेरा घमंड है कि मैं 1.5 बोतल पी जाता हूँ, मैं घमंडी हूं इस बात में, मैं बताता हूं। तो वो पीने के लिए मेरे पेट में जगह हो या ना हो, मैं अपनी बॉडी को मिसयूज करता हूं। और कैसे भी करके शर्त लगा के, किसी बात की भी अगर कहीं शर्त लगी हो तो वो घमंड के कारण ही लगती है ना, सच्चाई तो होती नहीं है उसमें। मैंने अगर कुछ बोल दिया और सामने वाले ने कहा, मुझे याद है एक बार हम काफी पी गए थे और पीने के बाद में 3-4 दोस्त थे, सबके पास मोटरसाइकिल थी, मैं सबसे ज्यादा पिया था। और किसी ने बोल दिया लकी से अभी गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने बोला अभी कैसा नहीं चलेगा, मेरे से तो गाड़ी अभी और सही चलेगी। तो बोलता है बिल्कुल नहीं चलेगी, तू गाड़ी इधर ही छोड़ दे, मेरे पीछे बैठ जा। लेकिन घमंड, मैं उसको घमंड ही बोल सकता हूँ। कई और नाम भी रखे जा सकते हैं, लेकिन यार नहीं, पीने से तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने गाड़ी निकाली, एक दोस्त को जबरदस्ती से पीछे बिठा करके, और जो वहां से गाड़ी मैंने चलाई,
मुझे पता नहीं, थोड़ा सा दूर जाके जब मैं गिरा तो मैं तो बच गया, लेकिन मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त को बहुत ज्यादा चोटें आई। तो मतलब मैंने खुद के ऊपर ये डिमांड रखी थी मेरे घमंड के कारण कि एक बार बोल दिया तो अभी गाड़ी चलानी है। ऐसा ही और किस्से अगर मैं देखूं घमंड के कारण हुए, सेक्स के रिलेटेड किस्से देखूं मैं, अगर अगर मैं पैसे से रिलेटेड किस्से देखूं, अगर मैं रिश्ते नातों में जहां पे मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत कर दिया कि जो घमंडी था, और फिर उसको पूरा करने के लिए मैंने लोगों को भी तोड़ा मरोड़ा है, अपने आप को भी तोड़ा मरोड़ा है, और हमेशा अपनी जो एक्सेसेस है, जो जातियां होती हैं मेरी, उनको जस्टिफाई करता रहना। सो बिल लिखता है यहाँ पे, व्हेन सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर इंस्टिंक्ट फॉर सेक्स, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी बिकम्स द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ। एक शराबी के जिंदगी के ध्येय के बारे में पीते वक्त इससे बढ़िया लाइन मुझे कहीं दिखाई नहीं दी कि हम मेरे जीवन का एक में उद्देश्य बन सकता है कि अपनी उपजत प्रवृत्तियों की, सेक्स की, सिक्योरिटी और सोसाइटी की, जो मेरी इंस्टिंक्ट्स है, जो मेरी प्रवृत्तियां है, उनका सेटिस्फैक्शन। मैं जब चाहूं वहां, जैसा चाहूं वैसा। सेक्स की इंस्टिंक्ट आ गई, सिक्योरिटी की, और सोसाइटी अगर दुनिया मेरे को निकाल देवे ना सोसाइटी से, तो शराबी खुद की सोसाइटी बना लेता है जहां वो कंट्रोल करता है। कुछ ऐसे पीने वाले लोग होते हैं जिनको वो डोमिनेट कर सकता है, घर में बीवी माँ को डोमिनेट कर सकता है। शराबी कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी अपनी छोटी कर लेता है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन तो चाहिए इन प्रवृत्तियों का। और देखा जाएगा तो मेरे जीवन में, यस, सेक्स, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी बिकम्स द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लाइफ। और जब हम ये करते हैं, इसके पीछे दौड़ते हैं, जिंदगी डिसबैलेंस हो जाती है, परेशानी आने लगती है, तो ऐसे में फिर वापस कोई अगर सामने से सवाल पूछता है तो फिर से घमंड आ जाता है। और घमंड हमसे इन जातियों को वाजिब ठहराने में मदद करता है। मैं फिर वो तरीके बना लेता हूं कि कैसे मैं वाजिब हूं, कि कैसे उसने बोला तो ये हुआ, उसने वो अगर मेरे को चैलेंज नहीं करता तो मैं नहीं करता। जान पे खेल के, ये जानते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो चीज हमको वो करने के लिए प्रेरित करती है, वो घमंडी तो है। मेरी औकात के बाहर मैंने जो अपनी एक एक कल्पना में अपनी एक मूरत बनाई है, एक अपना कैरेक्टर बनाया है जिसमें मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्व कला संपन्न हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे ब्लॉकेज है, मेरे सच्चे प्रोग्रेस का। सो भूषण, घमंड ने क्या क्या करवाया हमसे? तो जब भी मैं ये पैसेजेस पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि बिल डब्ल्यू साइकोलॉजी या साइकेट्री की जो अंडरस्टैंडिंग उसकी थी, जो इनहेरेंट एक शराबियों को देखकर और खुद को देखकर अपनी इमोशंस के बहकावे में आकर हमने क्या क्या किया है देखकर जो एक अंडरस्टैंडिंग, उसको एक डेप्थ आ गई, उसका एक चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे याद है, मैं अर्ली रिकवरी में एक बहुत खूबसूरत टॉक सुना था। यानी जो भी लोग थोड़ा बहुत साइकेट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा कि डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जिनको मॉडर्न साइकेट्री के पिता माना जाता है, तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सिद्धांत सबके सामने रखा कि मनुष्य के अंदर तीन भाग होते हैं। मनुष्य के पर्सनैलिटी के तीन भाग होते हैं। एक भाग होता है जो उसके अंदर का जानवर होता है, उसको वो कहता है आइड। जब भी हम पैदा हुए वो टाइम पे हमारे
पास हमको कुछ नहीं था, नॉलेज नहीं था। वी वर लाइक ब्रांड न्यू लैपटॉप मार्केट में से आया है, ना उसमें कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई उसमें कोई प्रोग्राम है। तो धीरे 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 तो ये माउस का, हार्ड माउस का एक गोला हम लोग आए, एक जानवर बनकर हम लोग, हमारा जन्म हुआ। फिर धीरे 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 इस जानवर के ऊपर कुछ संस्कार हुए, और ये जानवर का अपना एक सत्सद विवेक बुद्धि बन गया। यानी माँ बाप ने उसको सिखाया कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नेबर्स को तकलीफ नहीं देना चाहिए, एक अच्छा समाज में नागरिक होना चाहिए, लोगों के ऊपर दया भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जो अच्छाई है, ये जो संस्कार है, ये हमारे ऊपर हमारे माता पिता ने और शिक्षकों ने, समाज ने, संत महात्माओं ने, सबने ये हमारे ऊपर संस्कार किए, और हमारे अंदर एक सत्सद विवेक बुद्धि हमारे अंदर बन गई। वो सिगमंड फ्रॉइड उसको बोलता है सुपर ईगो। और तीसरा, जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं और बड़े होते होते हमारे भीतर कुछ इच्छाएं निर्माण हो जाती है। जैसे किसी लड़की को हाथ लगता है या शरीर को हाथ लगता है, तो हमारे अंदर कुछ नए बदलाव समझ में आने लगते हैं। सो हमारे अंदर एक वासना जाग जाती है। तो देयर आर सेंसेस, हर व्यक्ति के जो सेंसेस है, वो सेंसेस अलग अलग अनुभव देते हैं। कुछ मीठा खाऊं, कुछ तीखा खाऊं, अलग अलग चीज खाई, टेस्ट। तो मेरे मैं वो टेस्ट का गुलाम बन जाता हूँ कि मुझे मीठा पसंद है, मैं जहां पर भी जाऊंगा मैं मीठा खाने को प्रेफर करता हूँ, वो मीठे का मैं गुलाम बन जाता हूँ। कोई खुशबू, स्मेल, अच्छा सुगंध आ जाता है तो उसकी तरफ बहक जाता है। अगर नॉर्मल सुगंध तो हर जो हमारे 5 सेंसेस है, या सुंदर जो चीज दिखाई दी, उसके पीछे हम लोग बहक जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि खूबसूरती के पीछे, कोई चीज के पीछे अटक जाते हैं और उसके पीछे ही लग जाते हैं। वैसे ये जो सभी जो सेंसेस का जब भी हमें ज्ञान होने लगता है, तो हमारे अंदर वो एक अपना खुद का मन बन जाता है। अब ये जो मन है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुशी पालूं। तो जैसे अगर सेक्स में से थोड़ा सा मजा आता है, तो मैं चाहता हूँ मुझे और सेक्स मिले, और सेक्स मिले। मुझे एक लड़की से मिलता है तो मुझे, मेरा मन कहता है नहीं नहीं, ये एक में से इतना खुशी मिला तो मुझे 10 लड़कियों के साथ में करूंगा तो कितना ज्यादा खुशी मिलेगा। मैं एक चीज अच्छी खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ मैं अगर 10 अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। सो ये जो एक्सेसेस है, ये हमारे सेंसेस के गुलामी में से आता है, और इसे वो कहता है ईगो। तो वो कहते हैं अपने पर्सनैलिटी के ये 3 भाग है। एक है हमारा जानवर, जिसके है बेसिक इंस्टिंक्ट्स। जैसे मैं कितना भी चाहूं तो भी, कितना भी सोच के मेरी भूख को कम नहीं कर सकता, मेरे प्यास को कम नहीं कर सकता, या मेरे सेक्स ड्राइव को कम नहीं कर सकता, या अगर मेरे जान के ऊपर कोई धोखा निर्माण हो तो मैं उसमें मारो मारो मुझे करके नहीं कर सकता। मुझे ये जो चीज है, ये बेसिक जो हर जानवर में होती है, फाइट और फ्लाइट वाला जो है, या जो बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, वो एक जानवर में जो होती है, वो मेरे अंदर है। अब मुझे अगर लगता है कि अरे ये खूबसूरत औरत है, लेकिन ये दूसरे किसी की बीवी है, लेकिन मेरे अंदर का जानवर बोलता है मुझे ये चाहिए औरत। तो मेरे अंदर का जानवर वो उसके साथ संबंध करना चाहता है, और मेरे मन में जो मेरा जो सेक्स का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए पिक्चर क्रिएट करता है कि तू ये करेगा तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरे अंदर का ये जानवर या मेरे अंदर का ये लोभी, ये दो ही अगर रहेंगे तो हम कोई समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे। कोई मुझे घर में बुलाएगा नहीं, अगर मेरी नजर खराब है तो कोई दोस्त मुझे घर में लेके जाएगा नहीं। अगर मैं दूसरे की प्रॉपर्टी कॉवेट करूं, दूसरे की गाड़ी कॉवेट चोरी करके लाऊं, तो मुझे मुझे जेल में डाला जाएगा, मुझे समाज में रहने लायक नहीं समझा जाएगा। तो इसके लिए मेरे अंदर के जानवर को और मेरे अंदर के ये लोभी मन को कंट्रोल करने के लिए सुपर ईगो, यानी मेरे सत्सत विवेक बुद्धि, मेरे ऊपर हुए जो संस्कार है, ये कंट्रोलर होता है। अब ये कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर
मुझे मेरे अंदर के जो विचार है, वो कहते हैं ना कि अगर हर एक के मन के अगर विचार अगर दूसरों को पता चल गए तो कोई आदमी किसी का दोस्त ही नहीं बन पाएगा। तो वैसे मेरे मन के भीतर के जो ख्याल है उनको मन ही मन में दबाकर जो समाज को एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो व्यक्त करने का जो कार्य करता है, वो मेरा सुपर ईगो करता है। ये थियोरी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे सबके सामने रखी। जब भी मैं ये फोर्थ स्टेप को देखता हूँ और मैं कि भाई जब भी शराब ने मेरे अंदर के जो मेरा जो संतुलन था वो बिगाड़ दिया, शराब ने मेरे अंदर का जो बैलेंस था, ये जो सुपर ईगो था या सत्सद विवेक बुद्धि था या जो भी कंट्रोलर था, इसको जब भी बेहोश कर दिया तो मेरे अंदर से जानवर जाग गया और मेरे अंदर से वो जो रॉ पर्सनैलिटी, मेरा जो मन है, जो जो हर चीज को चाहता है, जो छुपा नहीं सकता है, जो लालच है, जो जो एंगर है, जो जो आलस है, जो जो 7 डेडली सिंस बना है, इनको मैं छुपा नहीं सकता। उनके बहकावे में मैं आ जाता हूं क्योंकि मेरा कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है। और ऑब्वियसली जब भी मेरी शराब रुक जाती है तो मेरा कंट्रोलर जाग जाता है और फिर वो कंट्रोलर सोचता है, अरे बाप रे तूने क्या कर दिया पुशान, तूने ये नहीं करना था पुशान, तूने ये क्या कर लिया, तू तो बर्बाद हो गया, अभी तू जमा मुंह में दिखाने लायक नहीं रहेगा, दुनिया में क्या दिखाएगा तू, माँ बाप को क्या चेहरा दिखाएगा, बीवी को क्या चेहरा दिखाएगा, वो तू भलती औरत के साथ में तू ऐसे कैसे तू कैसे कर सकता है तू ये। तो ये जो कंट्रोलर जो ये होशो हवास में आने के बाद में हमेशा ऐसा ही सवाल पूछता है। अभी जब भी ये हम लोग ये फेज में देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वेयर बिल डब्ल्यू इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टिंक्ट्स और कैसे हमारा प्राइड जस्टिफाइज एक्सेसेस, यानी कि हम लोग जैसे बड़े होते हैं और बड़े होते होते हम लोग एक फाइन बैलेंस अचीव कर लेते हैं कि मेरे अंदर की लालच और वो भी एम्बिशन के नाम पे मैं छुपा के समाज में पेश करता हूं। तो मेरे पास मुझे मर्सिडीज गाड़ी भी चाहिए और मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, देखो मैं इतना फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूं, मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो मैंने इतना एफर्ट किया, इसके लिए आई डिजर्व दैट रिवॉर्ड। तो कहते हैं ना कि प्राइड जस्टिफाइज एक्सेसेस, कि गाड़ी होना ये एक साधन है, ये एक सुविधा है, लेकिन मर्सिडीज होना ये जो है दिस इज जस्टिफाइंग ईगो, जस्टिफाइंग एन एक्सेस। मुझे एक पत्नी मिलना और उसके साथ में संभोग और मेरे बच्चे पैदा करना ये मेरी जरूरत है, लेकिन हर औरत ने मेरी तरफ देखना चाहिए और मेरे हर गांव में अलग अलग आइटम होनी चाहिए, ये जो है ये मेरा प्राइड जस्टिफाइज एक्सेस। के पूछन तो पटा सकता है यार, तेरे में दम है, तेरे में बात है, तेरे पास पैसा है, तो औरतों को पटा सकता है। तो प्राइड जस्टिफाइज एक्सेस बिल डब्ल्यू कहता है कोई भी चीज जो है, अगर मैं बुरा भी करना चला, अभी जैसे कोई निगेटिव लाइन पर चला जाए, कोई दादागिरी, गुंडागिरी या भाईगिरी की तरफ चला जाए, उसके भी अंदर भीतर डर रहता है, लेकिन वो जो दूसरे में डर निर्माण करता है, दूसरे को डराता है और फिर वो एक दफा बड़ा भाई बनने के बाद में उसको बड़ा टेरर क्रिएट करना पड़ता है। सो एवरी टाइम मेरे अंदर के जो मन के जो विकार है और शरीर के जो विकार है, ये विकार हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन जिसका कंट्रोलर अच्छा है, जिसकी सत्सद विवेक बुद्धि अच्छी है, जो खुद के ईगो को चेक्स एंड बैलेंसेस में रख सकता है, वो इन सब विचारों को मन ही मन में रखते हुए भी एक सामान्यतर बैलेंस लाइफ जी सकता है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब भी कंट्रोल छूट जाते हैं, शराब ने जो इनहिबिशंस मेरा निकाल दिया, यानी कि अच्छे और बुरे का जो बाहर में कैसे कितना व्यक्त होना है, कैसे व्यक्त होना है, कब व्यक्त होना है, ये संयम छूट जाता है, तो मेरे बाहर जो आने वाला जो पिक्चर था मेरा, वो भयानक था। और जो नुकसान मेरा हुआ है वो उसके वजह से हुआ है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि नुकसान किस किस प्रकार का बिल डब्ल्यू बताते हैं। तो ये प्राइड ने एक्सेस जस्टिफाई किया
लेकिन बेसिकली वो जो मेरे अंदर की एक्सेसेस की जो जरूरत है, वो न बुझने वाली प्यास है, वो हवस के प्रति हो या आलस के प्रति हो या हर वो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, हर वो सेंसरी प्लेजर। बाकी लोग गुलाब जाम एक खा के रुक सकते हैं, मेरे को साले 6 क्यों खाने पड़ते हैं? हर चीज में मेरे अंदर न बुझने वाली प्यास है, हर चीज में मेरे अंदर लालच है, औरों से ज्यादा है। ये बिल्डब्ल्यू यहाँ पर बताने का काम कर रहा है। और फिर मैं दिखाऊंगा ऐसे, यार अपना तो कोटा ही 6 गुलाब जाम का है, प्राइड जस्टिफाइज एक्सेसेस। तो ये बिल्डब्ल्यू प्लेटफॉर्म बनाने का तैयारी कर रहा है कि इसके आगे आने वाले प्लेटफॉर्म में अब ये कैसे हमारी वाट लगाएगा, इसका व्यक्ति रूप किया गया है। ओवर टू यू चंदू। भूषण, ने जानवर वाली बात करी, मेरे अंदर तो डायनासोर है फिर तो। वो सबके अंदर है, कुछ लोगों ने छुपाया है, कुछ लोगों ने नहीं छुपाया है। ओके। इसी के लिए जो बोला जाता है ना कि जब भी तुम एए में एखादा सदस्य तुमको पसंद नहीं आता है, समझो एखादा सदस्य बाकी लोगों से ज्यादा लोभी दिखाई देता है और सब लोग उसको अवॉइड करते हैं, ये साला बहुत लालची है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा बताया जाता है हमें उसी बात का सबसे ज्यादा तकलीफ होता है जो हमारे अंदर ज्यादा है। मेरे अंदर भी लालच है, लेकिन मेरे कंट्रोलर ने वो लालच दबाए रखी है। सामने वाले का कंट्रोलर वीक है, इसके लिए उसकी लालच टपक रही है। लेकिन उसकी लालच टपक रही है और वो सबके ऊपर हावी हो रहा है, ये देखकर मेरे अंदर की लालच को तकलीफ होती है। दैट इज वाई आई स्टार्ट हिटिंग दैट पर्सन। दैट इज वाई जो कहते हैं कि जिस बात का आपको तकलीफ हो रहा है वो शायद आप में सबसे ज्यादा है। थैंक यू भूषण, ये डायनासोर को कंट्रोल करना पड़ेगा। एनीवेज, all these failings generate fear, a soul sickness in its own right. Then fear in turn generates more character defects. Unreasonable fear that our instincts will not be satisfied drives us to covet the possessions of others, sex and power, to become angry when our instinctive demands are threatened, to be envious when the ambitions of others seem to be realized while ours are not. We eat, drink, and grab for more of everything than we need, fearing we shall never have enough. And with genuine alarm at the prospect of work, we stay lazy. We loaf and procrastinate, or at best work grudgingly and under half steam. These fears are the termites that ceaselessly devour the foundations of whatever sort of life we are trying to build. So when A suggests a fearless moral inventory, it must seem to be to every newcomer that more is being asked of him than he can do. Both his pride and his fear beat him back every time he tries to look within himself. Pride says, you need not pass this way, and fear says, you dare not look. But the testimony of A who have really tried a moral inventory is that pride and fear of this sort turn out to be boogeymen, nothing else. Once we have complete willingness to take inventory and exert ourselves to do the job thoroughly, a wonderful light falls upon this foggy scene. As we persist, a brand new kind of confidence is born, and the sense of relief at finally facing ourselves is indescribable. These are the first fruits of step 4. Over to Just you, like please. लकी भाई। सॉरी, हेलो आई वॉज सुनो। म्यूट। मैं बोल रहा था Yeah, बट आई वॉज म्यूट। yeah. या सो अभी पोषण जैसे और की बात कर रहा था, ये शायद हम सबको आइडेंटिफाई हो रही है। और इसके आगे जब हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस जब हमें सजेस्ट करती है कि भाई अभी एक तो एक नैतिक लेखा जोखा तो बनाना पड़ेगा, तो ऐसे में मेरे जैसे जब मैं नया आया था तो मुझे वो ख्याल आए थे। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, मैं बहुत मार खाया हुआ था, मैं बड़ा बॉटम हिट किया था। एंड वो ऑनेस्टी जरा लंबा चली, बट फिर भी जब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने लिखने को लगाया तो जैसे ही मैं सोचने लगा, सोचते सोचते कुछ वाक्यात आए।
और वो बिग बुक का टेबल पढ़ के मैंने शुरू किया था। और ऐसे में बिल यहाँ पे जो लाइन लिखता है ना कि जो रुकावटें पैदा करती है हमें आगे प्रगति करने पे, ये जान लेते हुए कि यस, हम दोषी हैं, मेरे में दोष हैं, मेरी उपजत प्रवृत्तियां सैर बहर हुई हैं, मुझे और करने में अच्छा लगता है, मैंने खुद का और औरों का इस अपने इस प्रवास में, अपनी इस जर्नी में बहुत नुकसान किया हुआ है। और उसके बावजूद जब मैं पेन लेके बैठता हूं तो घमंड और डर, प्राइड एंड फियर हर बार रुकते हैं। कई बार किताब लेके आधा घंटा सोचने के बाद में, लिखना चालू करने के बाद में ऐसा लगता है कि घमंड कहता है यार, यू नीड नॉट पास दिस वे, इधर से क्या, ये इतना कुछ खराब तो किया नहीं तूने। और डर कहता है कि भैया ये वापस से पन्ने मत खोल, वो वापस से वो यादों में मत जा, क्योंकि बहुत सारी गहरी चोटी दी हुई थी मैंने खुद को भी और औरों को भी। और फिर से उनको याद करना, उसके बारे में सविस्तार लिखने की बात करना, ये हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसे में जब मैं ये सुनता हूँ, शेयरिंग्स में सुनता था कि भाई जब भी हमने ये चौथा कदम लिया तो ये जो डर था ना, और जो अहंकार का जो खेला था ना, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक बहकावा था, कुछ नहीं था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हम एक बार पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं और अपने आप को वो लिखने का काम करने के लिए फोर्स कर लिया है, तो हमें छुटकारे की सांस मिलनी शुरू हो जाती है, हमें एक नया आत्मविश्वास आ जाता है, और ऐसा महसूस होने लगता है कि अब खुद को सामना कर सकता हूं मैं आईने में देखते हुए। तो इसके बारे में लिखता है बिल के ये पहले कुछ फ्रूट्स हैं स्टेप 4 के। मैं अपना अनुभव बताऊं तो आमतौर पे बाकी सभी के जैसा होगा जिन्होंने 4 स्टेप को फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो वो ब्लेम गेम था, मैं कैसे सही था वो मैंने लिखा था। तो स्पॉन्सर ने थोड़ा सा 4 पन्ने पढ़ने के बाद में मुझे वही बताया, लकी इसमें कोई दम नहीं है, देर इज नो सर्चिंग बोलता है इसमें, और यू नीड नॉट जस्टिफाई टू मी, तू मेरे को जस्टिफाई करके क्या करेगा, आई हैव नथिंग टू, मेरा तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तू कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी सर्चिंग, यू हैव टू बी फियरलेस। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो यू विल नॉट फाइंड एनी रिलीफ। और सच में पहली बार जब भी किया था तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि मैं ऊपरी ऊपरी तौर पे स्कीम कर रहा था, छोटी मोटी चीजें इधर उधर की, कोई छोटी मोटी चेरी खामखा की लिख दी, गहराई तक मैं पहुंचा ही नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब दूसरी की और मेरे आज के स्पॉन्सर के साथ की, तो फिर कुछ गहराइयां पा सका मैं। और जब वो गहराइयां पाई तो वो रिलीफ मिला। अब बिल आगे कहता है कि वो नया व्यक्ति अब इस कंक्लूजन पे आता है, इस निर्णय पे आता है कि मेरे जो स्वभाव के दोष हैं, ये मेरी उपजत प्रवृत्तियां जो सैर बहर हो गई हैं उनके कारण है, उनका प्रतीक है। और उसका जो जिंदगी में फेलियर इन लाइफ था, वो प्राइमरी कॉज था उसका, ड्रिंकिंग। ही इज नाउ विलिंग टू वर्क हार्ड एंड एलिमिनेट द वर्स्ट ऑफ दिस डिफेक्ट्स। सो अभी मेरी तैयारी बन जाती है चौथा कदम लेने के बाद में, क्योंकि चौथा कदम लेने के बाद में मेरे स्पॉन्सर ने भी एक लिस्ट बनाई थी उसमें, जहां जहां पे मुझे काम करना चाहिए था। मुझे मेरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे काम करना था, मैं अपने आप को बहुत छोटा देखता था, इसकी वजह से जो जायज चीजें से भी खुद को वंचित रखता था, और जब भी पक जाता था तो फिर नाजायज चीजें खुद ही करता था। तो लोगों के मामले में शायद घमंड से शुरू करते थे, मैं डर से शुरू करता था, और थोड़ा वक्त जाने के बाद में
फिर मेरे को ऐसा लगता था तेल लेने गया यार, सब कुछ ऐसी की तैसी। और सोबराइटी और पीस ऑफ माइंड, अगर मैं स्वभाव दोषों पे काम नहीं करूंगा तो वो जो मन की शांति कहते हैं, और वो प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए कि मेरी जिंदगी के जो, हाँ मुझे याद आया, जो फॉल्टी फाउंडेशन ऑफ लाइफ में ना, मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था, वो इनिशियल स्पॉन्सर कहता था कि लकी इसमें अपना बिलीफ सिस्टम बदली करना है। हमने जिंदगी में आगे चलते चलते जो अच्छे बुरे अनुभव आए, उनमें से कुछ हमने एक जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बना लिया, जो कि अपना बिलीफ सिस्टम है। ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा ही करने का, यही जायज है, भले कितना भी गलत लगे, भले कुछ भी हो, लेकिन यही करने का। तो वो मेरे ना क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ लाइफ बन गए थे। और उन विश्वासों को, उन चीजों पे विश्वासों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, और एक नए नए फाउंडेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक नया नया बिलीफ सिस्टम जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस देता है, जो कि तत्वों पे आधारित है, उसके ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं समझता था झूठ, अब फॉल्टी फाउंडेशन बोलेंगे तो क्या है कि झूठ बोल के बच के निकल जाओ भाई, अपन सही है या गलत है वो चक्कर में ही मत पड़ो, डिनाई कर दो, झूठ बोल दो, निकल जाओ, शॉर्टकट मार लो। कोई काम करने को कहा गया को तो जिम्मेदारियां मत लो भाई, जिम्मेदारी लेके आदमी फंसता है, किसी के इसमें मत पड़ो। ये सारी चीजें जो थी ना, ये मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम बने हुए थे। हर एक के बिलीफ सिस्टम शायद अलग अलग बने होंगे, मेरे बिलीफ सिस्टम भी कुछ अच्छे, कुछ शायद बुरे भी थे, और बुरों की संख्या ज्यादा थी। इसके लिए मेरा जो चश्मा पड़ा हुआ था मेरी आंखों पे, जो दुनिया को एक अलग अलग रंग में दिखाता था, वो चश्मा उतारना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। और ऐसे में जब वो अपने दोषों के प्रति जागरूक होते हुए, ये समझते हुए आगे बढ़ने की बात करता है, तो ये सवाल आता है कि जस्ट हाउ डू आई गो अबाउट दिस, हाउ डू आई टेक द इन्वेंट्री ऑफ माई सेल्फ। सो पुशन, हाउ डू आई टेक द इन्वेंट्री ऑफ माई सेल्फ। ट्रू, बट बिफोर दैट एक वर्ड जो यहाँ पर बिल यूज करता है, ऑल दीज फीलिंग्स जनरेट फियर, अ सोल सिकनेस इन इट्स ओन राइट। सोल सिकनेस की बात करता है। और ये जो इन्वेंट्री भी है, ये इन्वेंट्री को मॉरल इन्वेंट्री बताया जाता है। तो मॉरल्स क्या होते हैं? मॉरल्स वो होते हैं जो हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, हमारे ऊपर हमारी जो सत विवेक बुद्धि बनी हुई है, उसको हम लोग मॉरल्स बोलते हैं। मुझे हमेशा हमारा फ्रैंक भी ओल्ड टाइमर बोलता था, देख बोले भूषण, अगर एक आधा दरोडेखोर है और वो दरोड़ा डाल के बंद करके छोटी चोरी करना चालू करता है तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। लेकिन अगर कोई मंदिर का पुजारी है जो पेटी में से 100 रुपए की नोट चुरता है, तो ये कितना बड़ा उसका आध्यात्मिक पतन है। सो मॉरलिटी इज इंडिविजुअल, यानी सब्जेक्टिव, यानी हर व्यक्ति के जो नैतिकता के जो मूल्य है, ये हमेशा अलग अलग होते हैं। जो बैकग्राउंड से आप आए हो, जो फैमिली में आप पैदा हुए हो, जो समाज में आप पले बड़े हुए हो, जो शिक्षक आपको मिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के शिक्षक, सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक नहीं, जिंदगी के शिक्षक। देखो, आपको शराब पीना सिखाया जिसने, वो भी आपका शिक्षक ही था। पहली छोकरी पटाने जो सिखाया, वो भी आपका शिक्षक ही था। पहली सिगरेट, पहली तंबाकू खाने को सिखाया, वो भी शिक्षक ही था। ये सभी शिक्षकों ने, किसी ने हमको अपनी तन की प्यास बुझाने को सिखाया, किसी ने अपने मन की प्यास बुझाने को सिखाया, किसी ने हमारी सात्विकता के ऊपर काम किया, तो किसी ने हमारी तामसिकता या राजसिकता पर काम करना सिखाया। ये सभी शिक्षकों ने
हमारे को जो बनाया वो बनते बनते हमारे अंदर कुछ मूल्य बन गए। ये जो मूल्य है, दीज आर माय सेट ऑफ मॉरल्स। यानी चोरी करना ये गलत है, ये इलीगल है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन किसी की भावनिक नुकसान करना ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये अनैतिक है। किसी के भरोसे को तोड़ना ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। ये मॉरली रॉन्ग है कि किसी का भरोसा तोड़ना या किसी को फंसाना या किसी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना या दूसरे किसी को नुकसान पहुंचा के उसमें से खुशी पाना, ये शायद इलीगल नहीं है, ये मॉरली रॉन्ग है। तो बिल डब्ल्यू जब सोल की बात करता है, यानी हमारी जो जो आध्यात्मिक भाषा है, जहां इस आत्मा का जिक्र होता है, सोल यानी कि आत्मा, इसका जिक्र होता है। सिगमंड फ्रॉइड के शब्दों में इसे सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। हमारे तौर पर हम लोग एक सत विवेक बुद्धि के नाम से इसको जानते हैं। तो ये सभी जो हर एक व्यक्ति के अंदर की जो सत विवेक बुद्धि है, उसके खिलाफ मैंने जो गया हुआ हूं। यानी चोरी करना गलत है, ये मैं पहले दिन से, पहली चोरी की तब से जानता था। लेकिन चोरी करने के बाद में होने वाला जो लाभ है, उससे जो मैं कर सकता हूं, वो जो फायदा है, वो फायदा मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और मैंने अपने अंदर के नैतिकता का खून कर दी। दूसरे की चीज को कॉवेट करना, दूसरे की संपत्ति को चाहना, ये गलत चीज है, ये मैं जानता था, पहले से जानता था, आज भी जानता हूँ। दूसरे की औरत के पीछे नजर डालना ये गलत चीज है, ये मैं पहले भी जानता था, आज भी जानता हूँ। लेकिन मेरे अंदर का जो सेक्स इंस्टिंक्ट जो गलत गया है, उसके वजह से जो मिलने वाला जो समाधान होगा, इसमें से मिलने वाला जो आनंद होगा, वो आनंद जब मैं तराजू में एक तरफ डालता हूं और दूसरी तरफ नैतिकता डालता हूं, तो हमेशा से ही मेरा स्वार्थ हमेशा से ही भारी हुआ है। तो मैंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने मन की पूरी करने के लिए हमेशा से ही नैतिकता का खून किया हुआ है। और उसी का अंत जो बिल डब्ल्यू कहता है कि देखो, मैं जितने आसानी से बहक सका, मैंने जितने शादी के बाहर मैंने लफड़े किए या जो भी किया, वो मेरे बीवी ने नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उसके नैतिक मूल्यांकन जो थे वो बड़े मजबूत थे। तो उसके अंदर सोल सिकनेस नहीं था, उसके अंदर की आत्मा है, वो आत्मा बीमार नहीं है। मेरे अंदर की आत्मा बीमार है। मेरे अंदर के स्वार्थ को मैंने इतना इंपॉर्टेंस दिया है, मेरे अंदर के सेंसरी प्लेजर्स को इतना मैंने महत्व दिया है, मेरे बनावटी ईगो को, मेरे खुद ही के सेल्फ के बनाए हुए इंप्रेशन को मैंने इतना ज्यादा महत्व दिया है कि इसके सामने मैंने कोई रिश्ता, कोई चीज को अहमियत नहीं दी है। और इसीलिए जो मुझे चाहिए, जब भी मुझे चाहिए, तभी का तभी मुझे ये प्राप्त करने के लिए मैंने हमेशा से ही नैतिकता का गला घोटा हुआ है। और जब ही शराब से दूर होने के लिए अभी मुझे नैतिकता के सहारे जीना है, और ये सत्सद बुद्धि को लेकर ही मुझे अगर बची हुई जिंदगी शराब से बचना है, तो मेरे अंदर डर तो निरंतर होना है कि यार इसका तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मॉरली तो मैं हमेशा से ही बैंकरप्ट था, अब ये मेरे कैसे काम आएगी? और जो हमें बताया जाता है कि स्पॉन्सर के साथ में बात करो, क्योंकि तुम्हारी नैतिकता भले कम हुई हो, लेकिन तुम्हारे हितचिंतक की तुम्हारे प्रति नैतिकता, उसकी नैतिकता जो है वो अभी तक बरकरार है। और तुम्हारे अंदर की जो क्षीण हुई हुई कमजोर नैतिकता जब उसकी नैतिकता के साथ में जुड़ती है, तो जो ताकत निर्माण होगी वो तुमको अच्छे सही रास्ते पे चलने के लिए अ, आज के दिन मदद करेगी। सो ये जो पूरा जर्नी हम लोग देख रहे हैं, ये स्टेप 4 वाला जो जर्नी है,
ये मेरा जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग जानने का जो प्रयास है, ये मेरा सोल सिकनेस क्या है, कहाँ है, कैसे है, ये जानने का एक प्रयास है। दोस्तों, अभी हम लोग ये बातें कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिलीफ आ रहा होगा। आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अगर मुझे ये पता चल गया, ये मेरा एग्जैक्ट सोल सिकनेस क्या है, ये मुझे पता चल गया और उसको मैं ठीक कर सका, तो इसके आगे की जो मेरी सोबराइटी की जिंदगी है, बड़ी आनंदमय और बड़ी निर्विकार होगी। किसी ना किसी भी प्रकार के कंपल्शन का मुझे जबरदस्ती नहीं। यानी आज सोबर होने के बाद में कितने लोग हैं जो अपनी अपनी अ, अनैतिकता में फंसे पड़े हुए हैं, डूबे पड़े हुए हैं। इसके लिए मद्य मुक्तता का आनंद वो प्राप्त नहीं कर सक रहे। कई साल सोबराइटी के होने के बाद भी मद्य मुक्तता का सही आनंद जो प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सोल सिकनेस को पहचाना नहीं है। आज हम सबको ये शेयरिंग जब भी चल रही है, जब हम पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपनी सोल सिकनेस को पहचान जाऊंगा, मेरे जो ये आत्मा के लगे हुए विकारों को पहचान जाऊंगा, तो उसके अंदर मेरे आगे के जो दिन है, उसका शुभ समय जो है वो मुझे दिखाई देता है। और वो बिल डब्ल्यू बड़े खूबसूरती से कहता है, एज वी परसिस्ट अ ब्रांड न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज बॉर्न। हमारे अंदर एक नया सा, एक अंदर से ही आवाज आने लगती है, क्योंकि अभी मेरे अंदर की सत्सद विवेक बुद्धि जाग रही है। मैं जानता हूं कि अभी मैं सही चीज करने जा रहा हूं। मैं मेरे विकारों के ऊपर काम करने जा रहा हूं, मैं मेरे सोल सिकनेस को हटाने जा रहा हूं। And the sense of relief at finally facing ourselves is indescribable. ये जो मेरा जो कमीना है, ये कमीने का मैं सामना करूंगा और ये कमीने को मार डालूंगा। इस बात का जब भी एहसास हो रहा है, मेरे अंदर के कमीनेपन को मैं निकाल दूंगा, मेरे अंदर के स्वार्थ को मैं निकाल दूंगा, मेरे अंदर के सोल सिकनेस को मैं निकाल दूंगा। इस बात का जब भी अंदाजा आने लगता है, रिलीफ, उसके अंदर का जो मुक्तता का जो एहसास होने लगता है, वो कहता है बिल इनडिस्क्राइबेबल है। आप लोग जो भी अभी सुन रहे होंगे, आपको भी ये अंदर ही अंदर समझ में आ रहा होगा कि अगर ये सही ढंग से हो गया ना बॉस, आई एम फ्री। मैं एक पंछी के जैसा मैं आसमान में छू सकूंगा, उड़ सकूंगा। ऐसे मुझे अंदर ही अंदर आवाज आने लगती है, एक पॉजिटिविटी मेरे दिल में फ्लो होने लगती है, मेरे आत्मा में से एक एक वार्मथ, ईश्वरी शक्ति की वार्मथ मुझे महसूस होने लगती है। एंड बिल डब्ल्यू कहता है, दीज आर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ स्टेप 4। अगर कहते कहते और सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते ही अगर आपको इस बात का एहसास आज हो रहा है, तो ये कुछ पहले चंद मीठे फल आप चख रहे हो ये चौथे कदम का। ओवर टू यू चंदू। Okay. By now, the newcomer has probably arrived at the following conclusions: that his character defects, representing instincts gone astray, have been the primary cause of his shrinking and his failure at life. That unless he is now willing to work hard at the elimination of the worst of these defects, both sobriety and peace of mind will still elude him. That all the faulty foundation of his life will have to be torn out and built anew on bedrock. Now willing to commence the search for his own defects, he will ask, just how do I go about this? How do I take inventory of mine? Since step 4 is but the beginning of a lifetime practice, it can be suggested that the first we have to look at those personal flaws which are acutely troublesome and fairly obvious. Using the best judgment of what has been right and what has been wrong, he might make a rough survey of his conduct with respect to the primary instincts for sex, security, and society. Looking back over his life, he can readily get underway by consideration of questions such as these: when and how and in just what instances did my selfish pursuit of sex relation damage other people and me? What people were hurt and how badly? Did I spoil my marriage and injure my children? Did I jeopardize my standing in the community? Just how did I react to these situations at
burn with guilt that nothing could extinguish? Or did I insist that I was the pursued and not pursuer, and thus absolve myself? How have I reacted to frustration in sexual matters? When did I become vengeful or depressed? Did I take it out on other people? If there was a rejection or coldness at home, did I use this reason for promiscuity? Also of importance for most alcoholics are questions they must ask about their behavior respecting financial and emotional security. In these areas, fear, greed, possessiveness, and pride have too often done their worst. Surveying his business or employment record, almost any alcoholic can ask questions like this. In addition to my drinking problem, what character defects contributed to my financial instability? Did fear and inferiority about my fitness for my job destroy my confidence and fill me with conflict? Did I try to cover up those feelings of inadequacy by bluffing, cheating, lying, or evading responsibility? Or by gripping that others fail to recognize my truly exceptional abilities? Did I overvalue myself and play the big shot? Did I have such unprincipled ambition that I double-crossed and undercut my associate? Was I extravagant? Did I recklessly borrow money, carrying little whether it was repaid or not? Was I a pinch penny, refusing to support my family properly? Did I cut corners financially? What about the quick money deals, the stock market, and the races? Businesswomen in A will naturally find many of these questions apply to them too, but the alcoholic housewife can also make the family financially insecure. She can juggle charge accounts, manipulate the food budget, but spend her afternoons gambling and run her husband into debt by irresponsibility, waste, and extravagance. But all alcoholics who have drank themselves out of jobs, families, and friends will need to cross examine themselves ruthlessly to determine how their personality defects have thus demolished their security. Over to you, Bhushan. Yes, Lucky. सो यहाँ पे हम उसी धारा प्रवाह को भूषण अमेजिंग व्यू पॉइंट ऑफ द सोल सिकनेस एंड द कमीना इनसाइड इट्स एब्सोल्युटली एन आई ओपनर. ये आंखें खोलने वाली शेयरिंग जैसे हो गई है. तो बिल उसी लाइन को पकड़ते हुए आगे चलते हुए हमें उस दिशा में लेके जाता है, ये बताते हुए कि चौथा कदम तो एक कोई इवेंट नहीं है जो हमने कई बार मीटिंग्स में स्पीकर से सुना होगा, बट एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस की शुरुआत है, जिंदगी भर की प्रैक्टिस की शुरुआत है. जब हम अपने पर्सनल फ्लॉ की तरफ देखते हैं, पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल जरूर उठते हैं जो सवाल सॉरी माय पेज गॉट स्क्रॉल्ड. मेरे ख्याल से वो सवालों की तरफ जाने के पहले ये जो पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 50 पे, जहां बीडब्ल्यू कहता है कि बाय नाउ द न्यूकमर हैज प्रोबेबली अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स. कि न्यूकमर जो है, जो भी ये चौथा कदम लेने के लिए निकला हुआ जो सदस्य है, उसके सामने अभी कुछ कंक्लूजन्स यानी कुछ निर्णय अभी उसके सामने क्लियर हो गए. ये आज जो हम लोग सब लोग ये शेयरिंग जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये हमारे सामने कुछ तत्व जो है ये क्लियर हो गए. कौन से है ये तत्व? वो कहता है दैट his character defects representing instincts gone astray have been the primary cause of his drinking and his failure at life. यानी कि ये डिफेक्ट से की वजह से मेरा फेलियर हुआ है. मेरा फेलियर शराब की वजह से नहीं हुआ है. जो हमेशा से एक सवाल पूछा जाता है कि मैं पहले बेवड़ा बना या पहले डिफेक्ट्स आए. तो ये यहाँ पर भी बार बार बिल कहता है कि जो मेरी जो ये मैल एडजस्टमेंट्स है या ये डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर जो है,
इनकी वजह से मेरी जो इंस्टिंक्ट्स गॉन एस्ट्रे, यानी जो मेरी मूलभूत प्रवृत्ति जो है, इनके बहक जाने के वजह से मेरे जिंदगी की सभी समस्या हुई है, और मेरा जो फेलियर हुआ है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड फादर, गुड सन, गुड हस्बैंड, गुड एम्प्लॉय, ये सभी जो मेरे फेलियर है वो यहाँ पर हुए हैं। एंड दिस इज द कॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग। वो कहता है ना, दिस हैव बीन द प्राइमरी कॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग एंड हिज फेलियर्स एट लाइफ। तो मेरे पीने का प्रथम कारण यहाँ है, मेरा जो फेलियर है मैं वो यहाँ है, इंस्टिंक्ट्स गॉन एस्ट्रे। अगर मैं ये चीज को समझता नहीं हूं तो मैं प्रोग्राम के हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहूंगा, लेकिन प्रोग्राम की नस नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं सिर्फ शराब को टेक्निकली मैकेनिकली वन डे एट अ टाइम करके, आज की पौशर कल करके रोक के रख सकूंगा, लेकिन मुझे जो वो निर्मल आनंद की जो अपेक्षा जो मैं कर रहा हूं, जो अच्छा आदमी बनने की जो मैं अपेक्षा कर रहा हूं, उसका जो सूत्र है वहां पर, ये यहां पर बोलता है। दूसरा पॉइंट यहां पर करता है दैट अनलेस he is now willing to work hard at the elimination of the worst of these defects, both sobriety and peace of mind will still elude him. अगर वो किसी भी तरीके से इनके ऊपर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, तो ना उसको लॉन्ग टर्म सोबराइटी मिलेगी, ना उसको मन की शांतता मिलेगी। ना सोबराइटी, ना सेरेनिटी, ये दोनों नहीं मिलेंगे। खास शब्दों में यहां पर दिया गया है कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा, जो तीन बातें क्लियर हुई है। एक, माई लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज माई इंस्टिंक्ट्स वर एस्ट्रे, आई बिकेम अ ड्रंक, मैं अल्कोहलिक बना बिकॉज माई इंस्टिंक्ट्स हैड गॉन एस्ट्रे। दूसरी, जब तक मैं इनके ऊपर काम नहीं करता तब तक मुझे सोबराइटी नहीं मिलेगी और पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी। और तीसरा, that all the faulty foundations of this life will have to be torn out and built on a new bedrock. ये जो सभी जो फॉल्टी फाउंडेशन है ना, मेरे खुद के बारे में मैंने की हुई संकल्पना, ये चुप गलत फहमियां, गलत विश्वास, गलत तरीके जीने के, स्वार्थी तरीके, मैनिपुलेटिव मेथड्स, ये सब मुझे फाड़ कर फेंक देने होंगे और मुझे एक नया पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। नाउ विलिंग टू कमेंस द सर्च फॉर हिज ओन डिफेक्ट्स, ही विल आस्क। अगर ये सब करने की तैयारी, ये तीन चीजें बदलने की आपकी तैयारी है, तो फिर आप पूछोगे। क्योंकि अगर ये तीन चीजें नहीं करनी है तो फिर आप पूछोगे नहीं कि मुझे ये करना क्या है, क्योंकि आगे जो करना है वो ना प्लेजेंट है। क्योंकि आपको खुद ही के नकाब को फाड़कर आपको आपका जो सही चेहरा है वो सामने लाना है यार। आपके जो रॉन्ग बिलीफ है उन्हीं को फाड़कर फेंक कर नए बिलीफ को री इम्प्लांट करना है आपको। तो ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वो। और जो जो दूसरा पैराग्राफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन वो कहता है, since step 4 is but the beginning of a lifetime practice, यानी एक टाइम पे कर दी चौथी कदम और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, खुद की तरफ बारकाई से देखने का, खुद के अंदर के दोषों को आइडेंटिफाई करने का, उनको फाड़ के निकाल देने का और नए सात्विकता की पर्सनालिटी को इनकॉर्पोरेट करने का, ये जो प्रोसेस है ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। उसको आगे जाके आप शायद 10 स्टेप कहोगे या जो भी है, लेकिन ये सेल्फ इवैल्यूएशन वाला जो टप्पा है, एक रूथलेस सेल्फ इवैल्यूएशन का, ये जिंदगी भर का ये टप्पा है। और वो कहता है कि इट कैन बी सजेस्टेड दैट ही फर्स्ट लुक एट दोज पर्सनल फ्लॉज विच आर एक्चुअली ट्रबलसम एंड फेयरली ऑब्वियस। यानी अगर आपको खुद को मालूम है कि ऊपर ऊपर से देख के भी मुझे ये तकलीफ जो दिखती है, उनको पहले डबल करना चाहिए, पहले टैकल करना चाहिए। यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू लकी, गो अहेड प्लीज। आई थिंक अभी अपने पास खाली 10 मिनट बचे हुए हैं भूषण। सो सो ये जो आगे का नैरेशन है इसको लेना है, क्योंकि इसके बाद में भी हमारे पास करीब 1.5 पेज बचेगा, या इसको बाकी का पढ़ लें।
सो सिर्फ मैं उसका जो सवाल है वो सवालों को यहाँ पर लिस्ट करता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल बिल ने यहाँ पर सैंपल दिए सवाल। लेकिन तुम तो जानते हो कि हम लोगों ने रिवाइवर ग्रुप में बैठ के भी कुछ 250-300 सवाल बनाए हुए हैं। और ये इसी धरती पर बनाए हुए हैं। और जो लोग खुद के लिए खुद के सवाल बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ बिल ने सैंपल दिए हैं। पहला सैंपल उसने दिया है कि सेल्फिश सेल्फिश परस्यूट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। मेरे सेक्स की इंस्टिंक्ट ने जो मेरे जिंदगी में जो थैमान क्रिएट किया है उसके बारे में कैसे सवाल। व्हाट पीपल वर हर्ट एंड हाउ बैडली। अभी यहाँ पर आप सेक्स को निकाल डालो और ग्रीड डाल दो तो भी चलेगा। यही सब सवाल ग्रीड के लिए भी आएंगे, यही सब सवाल आपके आलसीपन के लिए भी आएंगे। तो खाली सेक्स या वर्ड रिप्लेस करके आप दूसरा कोई भी डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर डालोगे जो 7 डेडली सिन बनाए, तो ऑटोमेटिकली 7 इंटू ये जो कुछ 20 एक सवाल दिए हुए, तो 140 सवाल आपके सामने खड़े हो जाएंगे जिनको आप आराम से डिटेल में लिख सकते हो। तो अभी एक सिंपल सा एक तरीका देखो आप। व्हाट पीपल वर हर्ट, हाउ बैडली, डिड आई स्पॉइल माई मैरिज एंड इंज्योर माई चिल्ड्रन, did I jeopardize my standing in community? Just how did I react to the situation at the time? Did I burn with guilt that something nothing could extinguish, or did I just insist that I was the pursued and not the pursuer? यानी मैं गलती से फंस गया, लोगों ने मुझे फंसाया। तो ये सभी जो सवाल है, ये सवालों को अगर आप बारीकाई से देखोगे तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का टेक्निक है। जो लोग ये सवालों के जवाब देकर अपना जवाब लिखना चाहते हैं, जरूर लिखे। अगले फ्राइडे के पहले ये जो सवाल दिए हुए आप हिंदी किताब में से ये दो चीजों के बारे में आज इसने जिक्र किया। एक तो सेल्फिश परस्यूट ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस, और दूसरा है उसने फाइनेंशियल इमोशनल सिक्योरिटी का इश्यू लिया हुआ है। तो और ये दोनों के बारे में जो सवाल दिए हैं, हर एक में एक 10-10 सवाल दिए हुए, इनको आप जवाब कर सकते हो। लेकिन ये चौथा कदम होने के बाद में जो हम लोगों ने एक जो एक 250-300 सवाल किए, विट्ठल भाई हमारे पास बीच में है शायद आज, वो हमारा फोर्थ स्टेप खत्म होने के बाद में, अच्छा ये भी किसी किताब में नहीं छपे, ये हम लोग मेंबरों ने बैठ के हमारे जो मोस्ट कॉमन जो होने वाली जो समस्या है उनको लिखा हुआ है। तो ये सवाल भी आपको हम लोग बाद में शेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहीं पर हम आज अपने आप को यहाँ पर रोकते, 5-7 मिनट बचे हुए हैं। किसी को अगर कुछ सवाल वगैरह पूछना हो तो अभी तक का जो हम लोगों ने कवर किया है वो, लेकिन एज आई कैन सी क्या और एक शुक्रवार चलेगा ये फोर्थ स्टेप। राइट। तो तब तक लोग कुछ काम भी कर पाएंगे और कुछ सवाल भी होंगे, कुछ क्लैरिटी होगी, कुछ दिशा दिखनी होगी, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। सो आई थिंक अश्विन हैज रेज्ड हिज हैंड। यस अश्विन। जी, थैंक यू भूषण जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और आप सबका साथ है, ईश्वर की कृपा है कि आज शराब के पहले जहरीले वोट से प्रसन्नता के साथ भूषण जी, लकी जी, जैसा आपने अभी सवालों की बात कही और हमारे फोर्थ स्टेप इन्वेंटरी के लिए ये सवाल रिवाइवल ग्रुप के द्वारा हमने पहले एक बार इसका संचालन किया था और ग्रुप के माध्यम से इसको कार्यान्वित करने की कोशिश भी की थी। क्या हम उसी प्रकार की एक कोशिश अभी ये चौथा कदम होने के बाद में फिर से कर सकते हैं? ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सब लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। यानी जो हमने वो कंबाइंड क्वेश्चंस करके एक मेथड जो है कैलिफोर्निया मेथड, उसको भी तो देर हमने आर 2-3 या द कैलिफोर्नियन मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो चौथा कदम है ना, इसको पहले पूरा करते हैं, देन वी विल कम बैक टू दैट। जी। तो ऐसा कुछ क्योंकि अगर शेड्यूल बनता है तो शेड्यूल भी हम इन लोगों को उससे अवगत करा देंगे आगे।
जरूर जरूर, अगर सबकी इच्छा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन ये किताब को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो ये विषय से जी थोड़ा सा हटकर हो जाएगा, फिर भी सबकी जी इच्छा जो होगी उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। जी, थैंक यू। दोस्तों कोई सवाल है तो प्लीज अपना हाथ ऊपर करिए या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सब लोग हिल गए हैं, अंदर का जानवर सबको दिख चुका है। आकाश, प्लीज गो है। हाँ, मेरा नाम आकाश है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ, मेरा सवाल ऐसा था कि यहाँ पे जो आगे जो सवाल दिए गए हैं, काफी सवाल दिए गए हैं, तो इनको लिखने की कोशिश करनी है क्या? मतलब अगले फ्राइडे तक हम इनके ऊपर कुछ काम करके आए या फिर कुछ हिंट मिलता है? यस, इट्स अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स। तो ये जो सवाल दिए हैं आपको, ये सवाल अभी फॉर एग्जांपल पहले सवाल जो 10 सवाल है वो सेक्स के बारे में है, राइट। इनको आप विस्तृत रूप से समझो तो आपकी एक सेक्स इन्वेंटरी तैयार हो जाएगी, राइट। अभी उसी प्रकार से आप अगर वो आपके आलस को जोड़ दोगे या आगे जो उसके बताया कि इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसके सवाल आंसर करो, तो आपकी वो एक मतलब ऐसे इन्वेंटरी के अलग 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 टुकड़े बनते बनते आपको खुद का जो सोल सिकनेस है या जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है हम लोग कहते हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे। सो डू डेफिनेटली ट्राई टू राइट डाउन, एक नया सा फर्स्ट क्लास किताब लीजिए, डायरी वगैरह या नोटबुक लीजिए, एक नया सा खूबसूरत सा पेन लीजिए और लिखना चालू कर दिए, बड़ा मजा आता है। और एक दफा जितना अपन घुस जाते हैं ना, और अंदर से निकलते आता है। सो टेक दैट एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं है कि ये ढंग से करेंगे तो फिर आगे जाके फिर ये कैलिफोर्नियन क्या बोल रहे हैं उसका क्या, फिर वो जो अपना जो बिग बुक में जो दिया है वो रिजेंटमेंट सेक्स फियर उसका क्या। अरे सब एवरीथिंग इज डिजाइन टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इनटू योर ओन सेल्फ। आपकी जो ये सोल सिकनेस है उसको समझने के लिए कोई भी तरीका अपनाएं। इसके लिए देखिए भाई साहब, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाकी सब फेलोशिप्स है ना, इंक्लूडिंग एल-एनोन या नार्कोटिक्स एनोनिमस, सबके फोर्थ स्टेप के गाइड है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फोर्थ स्टेप गाइड नहीं है। और मैं हमेशा सोचता था यार इतना सारा लिटरेचर हम लोग ने बनाया, हमने एक गाइड सा क्यों नहीं बनाया। क्योंकि बिल डब्ल्यू का खुद का ये मानना था कि ये खुद की खोज हर एक ने अपने अपने ढंग से करनी है। यस, और कोई ने हाथ ऊंचा किया था अभी। हाँ सर, मेरा नाम विराज, मैं एक शराबी। हाय विराज। बहुत मजा आया मीटिंग सुन के। लेकिन मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो शायद वो जो क्वेश्चंस थे ना, अभी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया आपका, ये रिवाइवर ग्रुप। तो क्या इसमें आपने डाला हुआ है ये क्वेश्चंस हैं, या मतलब कैसे मेरे को मिल सकते हैं जो ऐसे जो अभी बात हो रही थी? मिलेंगे मिलेंगे, आपको मिलेंगे। पहले वो जो फर्स्ट स्टेप के जो सवाल थे वो शायद आप विट्ठल भाई को बोल देंगे तो वो रीपोस्ट कर देंगे ग्रुप में, तो फर्स्ट स्टेप के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये फोर्थ स्टेप वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, हम जब भी वो स्टेप पूरा हो जाएगा ना, तभी हम जो वो स्टेप में जो 12x12 में दिया है उसके अलावा जो भी मटेरियल है वो भी हम लोग आपको दे देंगे। तो सर ये ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम ये ग्रुप ज्वाइन किया है ना, तो मुझे ठीक है, कोई ज्यादा आइडिया है नहीं नो इसका। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके।